हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों उठा लीजिए फिर से कॉपी और पेन, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए फिर से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों बिना देर किए टॉपिक को लिखना शुरू करेंगे और चीज़ों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। देखिए इधर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गिलास की ट्यूब ली जाती है, गिलास से बनी हुई एक ट्यूब ली जाती है, जिसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं एक ग्लास विंडो। अब ये जो ग्लास विंडो हमने यहां पर लगाई है, इसके सामने यहां पर लगाई जाती है एक मेटेलिक प्लेट, और ये जो मेटेलिक प्लेट हमने यहां पर लगाई है, इसका नाम होता है बच्चों एमीटर प्लेट। तो मैं यहां पर लिखे देता हूं कि इसका जो अपना नाम है ये होता है एमीटर। फिर ठीक इस एमीटर प्लेट के सामने यहां पर एक मेटेलिक प्लेट और लगाई जाती है, और ये जो प्लेट हमने लगाई है, इस प्लेट का अपना नाम होता है कलेक्टर प्लेट। अब ये जो दो प्लेट्स हमने यहां पर लगाई हैं, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं एक बैटरी। लेकिन जब बैटरी यहां पर कनेक्ट की जाती है, तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि ये जो आपकी कलेक्टर प्लेट है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव रह सके। कैसा रह सके बच्चों? कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव रह सके। मतलब कि जो हमने यहां बैटरी लगाई है ना, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमें कलेक्टर प्लेट से कनेक्ट करना होता है। और साथ में यहां पर लगा दिया जाता है एक माइक्रो एमीटर। ये जो माइक्रो एमीटर लगाया है आपने, हम इस माइक्रो एमीटर को गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसका जो नाम है वो गैल्वेनोमीटर कहकर छोड़ दिया। फिर इतना करने के बाद, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, इतना कर देने के बाद ये जो सर्किट है, बड़े ध्यान से आपको देखना है। जब तक हम इस सर्किट के अंदर बोले तो ये जो एमीटर प्लेट लगाई है, इस एमीटर प्लेट के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट नहीं कराते हैं, तब तक इस सर्किट के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करती। जब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तब तक इस गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो कितनी रहेगी बच्चों? 0। तो मैंने यहां पर दिखा दिया कि गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो अभी बिल्कुल 0 है। अरे बच्चों सीधी बात है, जब तक यहां लाइट इंसिडेंट होगी नहीं, तब तक ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, और जब तक सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, तब तक काहे की करंट और काहे का डिफ्लेक्शन। तो इसीलिए इस सर्किट में जब तक हम कोई लाइट इंसिडेंट नहीं कराते, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन कितना होता है गैल्वेनोमीटर का? 0। उसके बाद हम करते ये हैं कि ये जो हमने ग्लास विंडो लगाई है, इस ग्लास विंडो के अंदर से एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमीटर प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। मैंने बोला है बच्चों सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब यह हुआ कि जो लाइट हम यहां पर एमीटर प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं ना, वो लाइट कुछ ऐसी है कि जैसे ही मेटेलिक सरफेस पर वो पड़ेगी, वो इस मेटेलिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, यदि इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराने होते हैं तो उसके लिए लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए, या होनी चाहिए उससे कैसी? ज्यादा। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी। तो जब यहां पर हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमीटर प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, तो एमीटर प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, एमीटर प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से एमिट होना शुरू हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होकर कलेक्टर प्लेट की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होकर इस तरीके से कलेक्टर प्लेट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब आपको यह भी पता है कि ये जो हमारी कलेक्टर प्लेट है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए इधर, ये जो हमारी कलेक्टर प्लेट है, हमने इसे अच्छा खासा पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है। तो इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, बोले तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ करता है अट्रैक्ट। जब अट्रैक्ट करता है तो यहां पर सर्किट कंप्लीट होने लगता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है।
जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पर पहुंचते रहते हैं और सर्किट कंप्लीट होता रहता है। तो इस सर्किट के अंदर अब यहां पर है ना एक करंट फ्लो हो जाती है, और जो करंट यहां फ्लो होती है ना, उस करंट को ही बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं फिर से बोलूंगा, बड़े ध्यान से आपको सुनना है भाई। जैसे ही हमने यहां पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमीटर प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किया, तो एमीटर प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और एमिट होकर कलेक्टर प्लेट की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें यह भी पता है क्योंकि कलेक्टर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसे पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है, तो इसके पॉजिटिव पोटेंशियल ने जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले थे उनके ऊपर अट्रैक्शन लगाया और अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो लाइट आती रहती है, लाइट के आने से मतलब है फोटॉन्स लगातार इस एमिटर प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगातार एमिट होते रहते हैं। ये कलेक्टर प्लेट उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर एक करंट डेवलप हो जाती है। भाई जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करती है फ्लो। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट लगातार स्टार्ट हो चुका है, और वो भी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, जब हमने यहां पर क्या इंसिडेंट की, लाइट। तो यहां जो ये करंट फ्लो हुई, इस करंट को ही बोला जाता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करके फोटो इलेक्ट्रिक करंट को यहां पर हमने डेवलप किया। अब बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों, जो बात मैं आपसे बताने वाला हूं बेहद शानदार और बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लाइट हमने यहां पर यूज की है, इस लाइट के पास में अपनी दो चीजें होती हैं, एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक होती है लाइट की इंटेंसिटी। फिर से सुन लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ये जो लाइट हमने इंसिडेंट की है ना, अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएंगे, सीधा मेरी तरफ फोकस बनाकर देखेंगे। जो लाइट हमने इंसिडेंट की, इस लाइट की होती हैं बच्चों दो चीजें। कितनी चीजें, दो। एक होती है अपनी फ्रीक्वेंसी और दूसरी होती है अपनी इंटेंसिटी। अब यदि देखा जाए तो जो लाइट के अंदर फोटॉन्स है ना, फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और यदि हम बात करें इंटेंसिटी की, तो फोटॉन्स का जो नंबर होता है ना, फोटॉन्स की जो संख्या होती है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। इस बात का मतलब क्या हुआ, यदि हम इस आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो इसका मतलब यह हो जाता है कि जो फोटॉन्स चलकर आ रहे हैं ना, वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो ज्यादा एनर्जी से चलने लगते हैं। और यदि हम जो लाइट इंसिडेंट कराई है इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो फोटॉन्स आ रहे थे ना, उनकी संख्या बढ़ जाती है, ज्यादा फोटॉन्स आने लगते हैं। तो ये वो दो चीजें हैं बच्चों जो मैंने आपको बताई हैं, जो बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है और फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ जहां भी वर्ड आए इंटेंसिटी समझ जाना है कि इंटेंसिटी से क्या समझोगे आप, फोटॉन्स का नंबर, और फ्रीक्वेंसी से, बोलो जल्दी, फ्रीक्वेंसी से समझोगे फोटॉन्स की एनर्जी। तो बच्चों देखिए इधर, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। देखिए इधर, अब यदि हम यहां क्या करें, मैंने दो चीजें देखी, लाइट इंसिडेंट कराई, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो हुआ। फ्लो होने वाले करंट को हमने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों अब यदि हम क्या करें कि यहां पर दो एक्सिस ड्रॉ कर लें, और ये जो ड्रॉ की गई एक्सिस है ना, इनमें से एक एक्सिस पर मैं इस सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाला जो करंट है, जिसे हमने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसे ले लूं। तो मैंने यहां पर लिखा इस बात को कि इस एक्सिस पर मैंने लिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसे मैंने इन शॉर्ट पीईसी बोल दिया। यह है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैंने तो यह बात शॉर्ट में लिख दी, लेकिन आप इसे शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आपको यह पूरा ही लिखना होगा। और ये जो सेकंड वाली एक्सिस है, मैंने इस पर ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी इंटेंसिटी को लिया। तो मैं इस बात को भी लिखता हूं कि इस एक्सिस पर मैंने लिया है इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट
लाइट को मैंने इस एक्सिस पर ले लिया, इनिशियली ये ओरिजिन है, यहां पर सारी वैल्यूज 0 हैं। तो होगा ये कि जब इनिशियली हम इस एमीटर के ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कराते हैं, तो मतलब जब लाइट इंसिडेंट नहीं होगी तो लाइट की इंटेंसिटी 0 हो गई। लाइट की इंटेंसिटी के 0 हो जाने से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कितनी रही बच्चों? बिल्कुल 0 होगी। तो स्टार्टिंग में जब इंटेंसिटी 0 तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कितनी? 0। अब क्योंकि हमें यह भी पता है कि सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाली जो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो डिपेंड करती है कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि पर सेकंड जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे उतने ही बेटा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करके जाएंगे, और पर सेकंड फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को ही करंट कहा जाता है। दूसरी बात ये, मैंने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो कर रही है वो डिपेंड कर रही है पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। अब इस कलेक्टर प्लेट पर सेकंड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है ना बेटा, वो इन टर्न डिपेंड करता है कि पर सेकंड यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से पर सेकंड एमिट होंगे उतने ही ज्यादा यहां पहुंचेंगे। फिर लेकिन आपको यह भी पता है, अब इसमें से निकलने वाले जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। क्योंकि जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने फोटॉन्स ज्यादा आकर स्ट्राइक करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। तो इन सारी बातों को यदि मैं मिक्सअप करूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा जितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी। क्योंकि अरे सुन भी लो यार, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, देखो इधर, अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो ज्यादा फोटॉन्स आकर स्ट्राइक करेंगे। जब फोटॉन्स ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, तो पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे उनका नंबर बढ़ता रहेगा, और जितना नंबर यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। तो यहां से हमने एक छोटी सी बात सीखी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है। तो यदि मैं अब इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं ना बेटा, तो वो जो ग्राफ है ना बच्चों, वो यहां पर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है तो वो एक लीनियर शेप में आता है। तो ये होता है बेटा यहां पर ग्राफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये ग्राफ, छोटे छोटे ग्राफ हैं जो आगे भी समझाए जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो ये है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का ग्राफ। चलिए बच्चों बात करते हैं फिर से एक न्यू टॉपिक के लिए। इस बार टॉपिक आपका ये है कि ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट के अंदर कलेक्टर प्लेट को जो हमने पोटेंशियल दिया था, जिसे हम कलेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, इस कलेक्टर पोटेंशियल को हम बार बार वेरी करेंगे, और साथ में ये जो इंसिडेंट लाइट थी इसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देंगे, और इस लाइट की इंटेंसिटी को भी और कलेक्टर प्लेट को दिया गया जो पोटेंशियल है उसे भी, इन दोनों टर्म्स को करेंगे वेरी, और वेरी करने पर देखेंगे कि सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब मैंने यहां पर क्या किया कि सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ कर ली, इनमें से एक एक्सिस पर कलेक्टर प्लेट को जो दिया गया पोटेंशियल है ना, मैंने वो पोटेंशियल ले लिया। तो मैं इस बात को यहां पर लिखता हूं कि इस एक्सिस पर मैंने लिया है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और इस एक्सिस पर मैंने फिर से फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया बच्चों, जिसे मैंने इन शॉर्ट फिर से पीईसी लिख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आपको यह लिखना होगा पूरा। अब देखिए इस सर्किट के अंदर सबसे पहले मैंने एक छोटा सा चेंज ये किया कि जो ये बैटरी लगाई हुई है ना, मैंने इसे रिमूव कर दिया। जब यहां पर इस सर्किट के अंदर से लगाई गई बैटरी को हम रिमूव कर देंगे तो कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा 0। अब भैया अरे कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल हो गया 0, तो हम आ गए इस पॉइंट पर, और इसके पोटेंशियल को 0 होते ही मैंने क्या काम किया, इस एमीटर प्लेट के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया।
अब जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है ना, ये ऐसी होगी कि ये मेटेलिक सरफेस को, बोले तो इसके जो फोटॉन्स हैं वो मेटेलिक सरफेस को या तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, मतलब फोटॉन्स की एनर्जी इतनी होगी कि या तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर दें या उससे ज्यादा हो। तो जब ये लाइट इंसिडेंट की जाएगी तो इस लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो मैंने मान लिया कि इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है और जो इसकी स्टार्टिंग में इनिशियली जो मैंने लाइट की इंटेंसिटी ली है वो I1 है। अब इस लाइट की जो इंटेंसिटी मैंने I1 ली है ना बच्चों, ये मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दी। आप रफली मान लीजिए कि इस I1 इंटेंसिटी की लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग इस एमीटर प्लेट के ऊपर जो फोटॉन्स आकर स्ट्राइक कर रहे हैं ना, वो पर सेकंड 10,000 फोटोन आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। वो कितने फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं बच्चों? 10,000 पर सेकंड है। इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये जो मैंने यहां पर इस सर्किट के अंदर लाइट यूज की है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी तो कर दी फिक्स, और फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि इस लाइट के अंदर जितने भी फोटॉन्स हैं वो इस एमीटर प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराएंगे। और जो इसकी इंटेंसिटी मैंने इनिशियली I1 ली है, ये कुछ इस हिसाब से सेट की कि इस I1 इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एमीटर प्लेट के ऊपर है ना बच्चों, 1 सेकंड में 10,000 फोटोन आकर स्ट्राइक करेंगे। अरे भैया सुन भी लो, इधर इधर देख लो ध्यान से, बड़े गौर से देखना है आपको, तभी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ये जो चीज है ना इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप यदि जरा सा भी आपने ध्यान इधर उधर किया तो चीजों को कभी नहीं समझ पाओगे। तो बड़े ध्यान से चीजों को समझिए और साथ के साथ लिख करके प्रैक्टिस भी कर लेना। देखिए इधर, जब 1 सेकंड में इस एमीटर प्लेट के ऊपर 10,000 फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी 10,000 इलेक्ट्रॉन को देंगे। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? 10,000 पर सेकंड। इस एमीटर प्लेट के ऊपर बच्चों 10,000 फोटॉन्स 10,000 फोटॉन्स पर सेकंड स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने निकलेंगे पर सेकंड? 10,000। अब उन 10,000 जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनमें से कुछ के पास, यह कहानी तब की है जब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल 0 है, सर्किट में कोई बैटरी नहीं है। तो जो 10,000 फोटॉन्स पर सेकंड निकले हैं उनमें से बच्चों कुछ के पास तो इतनी एनर्जी होगी कि वो सीधे यहां से निकलकर जाएंगे और सीधे कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे। केवल कुछ के पास इतनी एनर्जी होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जो यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, बीच में ही रह जाएंगे। लेकिन अब ऐसा हुआ क्यों? तो होता ऐसा है, इनमें से जो इस एमीटर प्लेट में से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, निकलने के बाद इनमें से हर किसी की एनर्जी सेम नहीं होती। तो जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो यहां तक पहुंचते हैं और जिनके पास एनर्जी कम रह जाती है वो पीछे ही रह जाते हैं। अब बात यह आती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकले हैं उनके सभी के पास में इक्वल एनर्जी क्यों नहीं होती? सुन लीजिएगा। देखिए, ये जो बच्चों यहां पर एमीटर की प्लेट है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, जो इस एमीटर प्लेट की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो सरफेस के पीछे वाली लेयर में प्रेजेंट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर प्रेजेंट हैं वो तो इजीली बाहर निकल जाएंगे, तो उनकी तो एनर्जी होगी ज्यादा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के पीछे वाली लेयर में प्रेजेंट होंगे, जब उन्हें निकाला जाएगा तो फोटोन की एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो उन्हें निकालने में खर्च होगी और बाकी बची हुई एनर्जी से वो करेंगे आगे मूव। तो इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन की निकलने के बाद एनर्जी डिफरेंट होती है। तो चलिए वो सारी बातों को छोड़िए, हम आगे की बात करते हैं। हमने देखा था कि पर सेकंड इसके ऊपर 10,000 फोटोन आकर स्ट्राइक कर रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस मेटेलिक प्लेट, बोले तो एमीटर प्लेट में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले? 10,000। उनमें से कुछ के पास, केवल कुछ के पास, सभी के पास नहीं, कुछ के पास एनर्जी इतनी थी कि वो जाकर यहां पहुंच गए। तो मैंने मान लिया कि निकलने वाले 10,000
फोटोन जो इलेक्ट्रॉन है जो पर सेकंड निकल रहे हैं, उसमें से केवल 50 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहां से चले और जाकर कलेक्टर प्लेट पर पहुंच गए। फिर से नेक्स्ट सेकंड में 10,000 फोटोन गिरेंगे, 10,000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकंड में, और पर सेकंड यहां कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? 50। तो ये जो बच्चों जब कलेक्टर प्लेट को जीरो पोटेंशियल पर रखा गया तो पर सेकंड कितने फोटोन्स यहां आकर के कलेक्टर प्लेट पर पहुंच रहे हैं? 50। तो इन 50 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लगाया गया गैल्वेनोमीटर कोई ना कोई तो रीडिंग देगा। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि जब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल होता है जीरो, कैसा होता है बच्चों? जीरो होता है, तो सर्किट में कोई ना कोई करंट होती है, हालांकि वो करंट बहुत स्मॉल होती है। तो मैंने उन 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की वजह से जो करंट फ्लो हुई वो मैंने इतनी मान ली। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक बैटरी लगाते हैं, और बैटरी इस हिसाब से लगाई जाती है कि यहां पर कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाए। तो जब इसे यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल हम देंगे, तो जैसे ही आप यहां पर एक हल्का सा पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, तो वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो पर सेकंड यहां से 10,000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उनके ऊपर अपना अट्रैक्शन दिखाएगा, और अट्रैक्शन से जो इलेक्ट्रॉन पहले जब पोटेंशियल नहीं था वो केवल 50 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचे थे, जब अट्रैक्शन दिखाएगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, 50 से बढ़कर के भाई साहब 60 होगा, फिर और बढ़ेगा, फिर 100 होगा। हम इसे पोटेंशियल और देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज करेंगे, ये और ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर सेकंड पहुंच रहे हैं वो धीरे धीरे करके क्या होते जाएंगे बच्चों? इंक्रीज। 50 से 100, 200, 300। मतलब साफ है कि इस कलेक्टर प्लेट को जो पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया है ना, उसे जैसे जैसे हम करेंगे इंक्रीज, वैसे वैसे यहां पर सेकंड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी धीरे धीरे क्या होती रहेगी? इंक्रीज। तो मैंने इस साइड में लिया है पॉजिटिव पोटेंशियल जो प्रोवाइड करेंगे उसे, और इस साइड में बात करेंगे हम नेगेटिव पोटेंशियल की। तो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल जितना दोगे इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा पहुंच रहे हैं, करंट हो रहा है धीरे धीरे इंक्रीज। तो ये जो ग्राफ है यहां से बच्चों थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर होता जाएगा, ऐसे इस तरीके से इंक्रीज होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप इस कलेक्टर प्लेट को इतना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल दे चुके होंगे कि वो पर सेकंड यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, ध्यान से देखिए इधर, कि वो पर सेकंड जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके तुरंत यहां ले आएगा। पर सेकंड 10,000 क्या निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो तुरंत उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक नेक्स्ट सेकंड में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? बोलो 10,000, ये तुरंत उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा। तो नंबर फिक्स हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? मैंने इसे इतना ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया पॉजिटिव कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में यहां से निकलेंगे ये सभी को अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ ले आएगा। तो मान लीजिए ये है वो पोटेंशियल, ये है वो पॉजिटिव पोटेंशियल जिसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सारे अट्रैक्ट हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे? यदि इस लिमिट वाले पोटेंशियल से आगे इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर भी दोगे, पोटेंशियल को आपने और बढ़ाने की कोशिश की तो, लेकिन इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से एमिट हो रहे हैं उनके नंबर पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उनके नंबर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड कर रहे हैं कि एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं। तो यहां पर एक लिमिट ऐसी आती है पॉजिटिव पोटेंशियल की कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है और करंट की वैल्यू हो जाती है सैचुरेट। अब यदि यहां से आगे आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा भी दोगे तो करंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, करंट हो चुका है सैचुरेट। अब करंट कांस्टेंट हो जाएगा और उतना का उतना ही रहेगा, तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। फिर बात ये आती है, बड़े ही ध्यान से सुनना होगा बच्चों अब आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले ही कहा था कि एक सेकंड में 10,000 फोटोन आए, 10,000 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब कलेक्टर प्लेट को जीरो पोटेंशियल पर रखा गया था, कितने पोटेंशियल पर? जीरो पोटेंशियल पर, तो केवल 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे पर सेकंड जो यहां पहुंच रहे थे, केवल 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ऐसे थे जो यहां पहुंच रहे थे। तो अब होगा ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। अब यदि मैं क्या करूं, उन 50
इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की वजह से केवल इतनी करंट फ्लो करके गई थी। अब यदि मैं यहां पर क्या करूं कि इस कलेक्टर प्लेट को बजाय पॉजिटिव पोटेंशियल के मैं यहां नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दूं, मतलब जो बैटरी हमने यहां कनेक्ट की है उसका मैंने इस बार इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल जब यहां कनेक्ट होगा तो इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर पहुंच रहे थे ये उन पर रिपल्सन लगाएगा, और जब रिपल्सन लगेगा तो जो 50 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंच रहे थे ये क्या होगा बच्चों, इनका नंबर और भी कम होगा। जैसे जैसे आप इस नेगेटिव पोटेंशियल को करोगे इंक्रीज, तो इंक्रीज कर देने से जो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहां पहुंचे थे उनका नंबर 50 पर सेकंड से 40 होगा, फिर 30 होगा, 30 से 20 होगा, तो धीरे धीरे करके जो नंबर है वो होता जाएगा डिक्रीज। क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो जो फ्लो होने वाला करंट है ना वो अब बजाय होने के इंक्रीज क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। तो जब हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो धीरे धीरे करके क्या होती है, डिक्रीज। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम इस कलेक्टर प्लेट को इतना ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों, इतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं कि ये रिपल्सन इतना ज्यादा ले आता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो सही लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचने नहीं देता रिपल्सन की वजह से। तो जब एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंचेगा तो जो सर्किट में फ्लो होने वाली फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी होगी, जीरो। कितनी होगी बच्चों, जीरो। तो ये वो पॉइंट है नेगेटिव पोटेंशियल की, ये वो वैल्यू है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर देती है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे जो बात बोलने वाला हूं। कलेक्टर प्लेट को दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसकी वजह से सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंप्लीटली जीरो हो जाता है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं बच्चों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। फिर से बोलूंगा, फिर से सुन लीजिएगा। कलेक्टर प्लेट को दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसकी वजह से सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाला फोटो इलेक्ट्रिक करंट एकदम से जीरो हो जाए, उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को बोले तो कट ऑफ पोटेंशियल को हम V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V नॉट से। तो ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है मैं इस बात को यहां पर लिखे भी देता हूं कि ये उस कंडीशन में है जब लाइट की फ्रीक्वेंसी तो न्यू थी जो कि फिक्स है और इंटेंसिटी कितनी थी, I1। तो ये जो ग्राफ आया है ना बच्चों ये न्यू फ्रीक्वेंसी और I1 इंटेंसिटी की लाइट के लिए है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो इधर, अब मैंने क्या काम किया, जो लाइट इंसिडेंट कराई थी ना उसकी फ्रीक्वेंसी को तो उतना ही रहने दिया लेकिन इंटेंसिटी को मैंने इंक्रीज कर दिया, बोले तो चेंज कर दिया। और चेंज करके इसकी इंटेंसिटी को I1 से बढ़ाकर मैंने I2 कर दिया। जब इसे I2 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो जाने से पर सेकंड जो फोटोन्स यहां आकर इंसिडेंट हो रहे थे उनका नंबर भी धीरे धीरे क्या हो गया, इंक्रीज। तो मैंने मान लिया, आप रफली ये समझ लीजिए कि ये जो I2 इंटेंसिटी की लाइट मैंने अभी इंसिडेंट कराई है ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस एमीटर प्लेट के ऊपर 15,000 फोटोन्स पर सेकंड आकर इंसिडेंट हो रहे हैं। जब ये 15,000 फोटोन्स यहां इंसिडेंट होंगे तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी कितने होंगे, 15,000। लेकिन उसमें से केवल कुछ ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो पर सेकंड यहां पहुंचेंगे। तो मैंने रफली लेट कर लिया कि इस बार जो फोटोन्स पर सेकंड यहां पहुंचे हैं वो 50 से बढ़कर कितने हो गए, 70। कितने हो गए बच्चों, 70। वही बात फिर से रिपीट होगी कि यदि मैं यहां पर इस कलेक्टर प्लेट को जीरो पोटेंशियल पर भी रख लूं तो हर एक सेकंड में सर्किट के अंदर से कितने फोटोन्स कलेक्टर प्लेट पर पहुंचते रहेंगे, 70। तो उन 70 की वजह से लगाया गया गैल्वेनोमीटर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन देगा, मतलब फिर से कोई ना कोई करंट फ्लो होगी। लेकिन इस बार जो करंट फ्लो हुई है
वो पहले वाले केस के कंपैरिजन में कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो इस बार जो ग्राफ है हमारा जीरो पोटेंशियल पर थोड़ा ऊपर से यहां से स्टार्ट होगा। फिर करना वही है कि आप यहां पर पहले इसे कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, पॉजिटिव। जब आप इसे पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे कलेक्टर प्लेट को, तो यहां पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पहले केस की तरह धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। जो पर सेकंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच रहे हैं उनका नंबर धीरे धीरे क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज। जब नंबर इंक्रीज होगा तो फ्लो होने वाली जो करंट है वो इंक्रीज होती जाएगी। जब इंक्रीज होती जाएगी तो ग्राफ जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ग्राफ की शेप ऊपर की तरफ ऐसे आती रहेगी। अब जब ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो साफ साफ पता चलता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन एक टाइम फिर से ऐसा आ जाएगा कि कलेक्टर प्लेट को आप इतना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल दे दोगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से एमीटर से पर सेकंड निकले हैं ये उन्हें अट्रैक्ट करके तुरंत यहां ले आएगा। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे पर सेकंड उतने ही यहां पहुंचेंगे। तो उस कंडीशन में करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, फिक्स। अब यदि इस पोटेंशियल से आगे भी आप पोटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो भैया अरे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंच रहे हैं उनके नंबर पर कोई चेंज नहीं होगा। जब नंबर चेंज नहीं होगा तो करंट से सैचुरेट हो जाएगा, करंट की वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स। तो अब यदि पॉजिटिव पोटेंशियल आप बढ़ाने की भी कोशिश करो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट। लेकिन यदि मैं फिर से क्या करूं, इस कलेक्टर प्लेट को जो पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था उसे चेंज करके नेगेटिव पोटेंशियल ले आऊं, वही पहले वाली सेम कंडीशन कि जब बैटरी नहीं थी तो केवल 70 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचे थे, लेकिन मैं उन्हें भी रोकना चाहता हूं। तो मैंने क्या काम किया, कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, बजाय पॉजिटिव के इस बार मैंने नेगेटिव लिया। तो जब इसे नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे तो ये रिपल्सन क्रिएट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर चल के जा रहे हैं ये उन्हें भी क्या करेगा, रिपेल। तो जिसकी वजह से यहां पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज। और जब डिक्रीज होगा तो एक टाइम फिर से ऐसा आएगा कि आप इस कलेक्टर प्लेट को फिर से इतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल दे दोगे कि यहां पहुंचने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे। जब कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे तो जो करंट यहां सर्किट में फ्लो हो रही है वो कैसी होगी, जीरो। तो दोनों ही ग्राफ के लिए जो ये जिस पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल की जिस वैल्यू पर करंट जीरो होती है वो सेम रहती है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो बात बोलूंगा ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जब इंटेंसिटी हमने बार बार चेंज की तो सैचुरेशन करंट दोनों ही इंटेंसिटीज के लिए चेंज हो जाती है। दोनों ही इंटेंसिटी की लाइट के लिए क्या हो जाती है, चेंज। लेकिन दोनों ही इंटेंसिटी की लाइट के लिए जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना मेरे बच्चों, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये सेम होता है। क्योंकि आपको पता है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों के लिए सेम क्यों है, ये जरा सुन लीजिए। हमने दोनों ही केसेस में लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसे कैसा रखा, फिक्स। सुन लीजिएगा ध्यान से, हमने दोनों ही केसेस में लाइट की फ्रीक्वेंसी को कैसा रखा, फिक्स। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को इक्वल एनर्जी मिली थी। जब फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो हर एक फोटोन के पास में सेम एनर्जी होगी। तो इस एमीटर प्लेट के अंदर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए एनर्जी मिली थी बराबर बराबर। तो जब बराबर बराबर एनर्जी निकलने के लिए मिली तो उन्हें रोकने के लिए जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जब हर एक इलेक्ट्रॉन को बराबर एनर्जी मिली तो उन्हें चलने से रोकने के लिए जो हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे वो भी कैसा होगा, सभी के लिए सेम। जिसकी वजह से दोनों ही केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल जिसे कहते हैं उसकी वैल्यू दोनों ही केसेस में कैसी रहेगी, सेम। और बच्चों ये जो ग्राफ है ना ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये है बेहद इंपॉर्टेंट ग्राफ। चलिए जल्दी से अब आप इसे लिख लीजिए, ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों बात करेंगे फिर से एक न्यू टॉपिक के लिए। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा शानदार है और बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी तक जो हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, उसी के बेसिस पर कुछ बातें हैं और वहीं से निकल कर आते हैं आपके लिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो सुनिएगा पहला लॉ क्या कहता है। पहला लॉ ये कहता है कि किसी भी एक
फोटोसेंसिटिव सरफेस के लिए, फोटोसेंसिटिव सरफेस वो सरफेस होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराए जाते हैं। तो पहला लॉ बच्चों ये कहता है कि किसी भी एक फोटोसेंसिटिव सरफेस के लिए जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है ना, वो नंबर डिपेंड करता है इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी पर। जैसे जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये है मेरे पास में कोई एक फोटोसेंसिटिव सरफेस। अब आपको पता है जब ये फोटोसेंसिटिव सरफेस है तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने एक बना करके दिखा दिया। अब हमने यहां से इसके ऊपर इंसिडेंट करा दी है एक लाइट। लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटॉन्स। ये फोटॉन्स आकर अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होकर चले जाते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए, इस मेटेलिक सरफेस, बोले तो फोटोसेंसिटिव सरफेस में से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स का ये नंबर है, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो ये नंबर है ना, ये नंबर डिपेंड करता है कि कितने फोटॉन्स आकर इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। जितने ज्यादा फोटॉन्स आकर मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और आपको यह भी पता है कि फोटॉन्स का जो नंबर है वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। किस पर? इंटेंसिटी पर। तो ओवरऑल मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस फोटोसेंसिटिव सरफेस में से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर, लाइट की इंटेंसिटी पर। यह था बच्चों इसका पहला लॉ। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ के लिए। सेकंड लॉ के लिए तो सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी एक मेटेलिक सरफेस के लिए यदि आप किसी भी फोटोसेंसिटिव सरफेस में से यदि आप इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना चाहते हो तो उसके लिए लाइट की एक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है, एक मिनिमम वैल्यू रिक्वायर होती है, और उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि आपको इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकालने हैं तो फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, फोटॉन्स की अपनी एनर्जी होती है। अब यदि फोटॉन की एनर्जी इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर सके तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और नहीं होते तो हम इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो फोटॉन्स हैं, इन फोटॉन्स की एनर्जी को बढ़ाते हैं। और वो एनर्जी बढ़ती कब है? जब क्या इंक्रीज करते हैं? लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में भी समझाया था, आप सभी जानते भी हो कि फोटोसेंसिटिव सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट हो सकते हैं जब इस आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसके बराबर होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो चलिए बच्चों बात करेंगे फिर से थर्ड लॉ की। अब थर्ड लॉ ये कहता है कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, भाई आप खुद सोचो कि ये फोटोन आए, फोटोसेंसिटिव सरफेस से टकराए, इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर चल दिए, तो होता ये है कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी बाहर निकलने की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो थर्ड लॉ कहता है कि किसी भी मेटेलिक सरफेस में से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी फोटॉन्स की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा एनर्जी से एक फोटोन आकर यहाँ इंसिडेंट होगा तो उसका कुछ पार्ट तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सरफेस से अंदर से बाहर निकालकर बाहर रखने में खर्च हो जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो इसे मूव कराएगा, बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और फोटॉन्स की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड करती है बच्चों? बोलिए जल्दी से। फ्रीक्वेंसी पर। बात करते हैं फोर्थ लॉ की। चलिए बच्चों बात करेंगे फोर्थ लॉ की, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का लास्ट लॉ है। फोर्थ लॉ ये कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ना, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। अब टाइम लैग नहीं होता से मतलब क्या है? देखिए इधर होता ऐसा है बच्चों कि जब एक फोटोन जिसके पास एनर्जी इतनी होती है कि वो मेटेलिक सरफेस को वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर सके,
इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर आकर इंसिडेंट होता है, ठीक उसी सेम इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। मतलब फोटोन आकर इंसिडेंट होगा, फोटोन आकर इंसिडेंट होगा और विदाउट एनी टाइम लैग जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होगा ठीक उसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर फोटोन के स्ट्राइक करने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम लैग नहीं होता। यहां ऐसा नहीं होता कि फोटोन तो अभी आकर गिरा और इलेक्ट्रॉन उसके 2 सेकंड बाद निकल करके बाहर गया। इसमें ये जो टाइम लैग है ये बिल्कुल नहीं होता, ये होता है 0। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये होता है, इसके अंदर कोई टाइम लैग नहीं होता। यह है बच्चों इसका 4th लॉ। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लास्ट करेंगे इसी टॉपिक के साथ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी लाइव क्लासेस यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं टर्म 2 के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर से टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके आप हमारी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स।